नमस्कार दोस्तों, अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महादेव। हम बात करते हैं सुधा और चंद्र की प्रेम कथा के बारे में। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा रचित गुनाहों के देवता में एक ऐसा उपन्यास है जो आपका दिल झंझोर के रख देता है। तो इसकी आगे की कहानी में बढ़ते हैं हम। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिंती दोनों ही इम्तिहान खत्म हो गए। पम्मी 2 बार सुधा और चंदन से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिंती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक भी बार उसके ससुर का नाम लेकर नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती, कहाँ जाती, चंदर से क्या कहती? चंदर को कोई होश नहीं, बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर की आखिरी थीम्स पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीम्स का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली, तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन धूप उतर पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछी हुई सुधा बैठी है। हेमो का आट पाड़ हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गुदगुदा रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो, आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में मबदौल डॉक्टर बन जाएगा। सुधा अपने कार्य में व्यस्त, चंदर ने कहा। यह सुनकर भी गुम। चंदर के हाथ बांधकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर, सुधा बिगड़कर बोली। तुम्हारे काम के बीच कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम भी थोड़ा ही महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन लेकर गुदगुदाने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही है आप? जरा देखे तो। चंदन ने किताब खींच ली। टचिंग की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कहीं नहीं कह सकते कि यह 84 लाख योनियों में किस योनि का जीव है। लेकिन क्योंकि सुधा कह रही है यह बिल्ली है, इसीलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठ ले पोथा, चले चल के पापा के पैर छू आए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुकी गई और चंदर के कंधे पर फाइल टिकाकर बोली, हे चंदर, तू सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे? और क्या? आह कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से सिरकी और अपने पन्ने जमीन पर। चंदर झिलझिला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा। बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूर, हमें बिना थीम्स लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वो भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर
आज जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या पापा? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, तुम बदतमीजी होती जा रही हो, पापा ने कृष्ण गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सिर चढ़ा हो गई है, जरा दबा कर रखा करो इसे। तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीम्स खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा लाओ, खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम की ओर आई। पीछे से चंदर आया। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए पैंडोन, एक पैंडोन में 8 अच्छी, एक 6 लच्छी में एक छल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में एक सेक्टर, बस एक बिनती का सेक्टर, एक हमारा साल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अभी जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ों का इंतजाम न करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरानी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत माने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खाओगी? क्या वह पढ़ रही है मास्टर साहब से? क्यों, इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा अखंड 2 दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर ने बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल को की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोल तक नहीं सके। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायते के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दो, अब तो खत्म हो गई थीम्स, अब जितना चाहो बात कर लो। थीम्स ना लिखे थे तो सिर्फ फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वेकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो और उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिनती ने मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई कहाँ की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उन्हें यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर छिप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमने बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और शांत। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसी गुरु मिल गए हैं गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इनकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बात करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती हैं। और तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यहाँ जाने क्या लिखती थी, हमने नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि यह एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती है, तो कविता नहीं लिखती। ताजुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतनी ही व्यापक जितनी उलट पुलट ओढ़न। चंदर बोला,
चल तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के लिए बात बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्य कैसी है? बस अद्वितीय। कभी बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? अब अद्वितीय। बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं। साथ ही चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंसती। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब कहीं नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद ही हंस पड़ा। उसी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब की खूब है। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगा। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि 5 में एक करुणारस का गीत आ गया, अर्थात लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यक्तिगत हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़कों की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख के इशारों से मन की और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही ही है। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चा वगैरह की क्या परवाह करता। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं है। मैं भावना की उपन्यास करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा संभल उस कविता की करुणा भावना थी। और इस तरह मैं कितना बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हर दंड वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना ही कि असेंबली का स्पीकर है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसिरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वादप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है। चंदर बोला। बिसिरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती में हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें दो। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखो, बिनती हमारी है या सुधा की? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा के आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया। बिनती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम शरारतियाँ धोकर रख दें, तस्तरियाँ धोकर रख दें और तस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आज जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदन ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनाने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो ऐसा ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छिपा लिया और लच के सकुचाकर इंद्र वधु बन गई।
बिनती देखकर सुनने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन में सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा की थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलक में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ी मोती डलो। छिपती थी तो मुंह पर सांस मुंह कर उड़ती थी, और गलों गालों में फूलों के कटोरों जैसी दो छोटी छोटी गड्ढे। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहरती थी। और बिनती और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपना आंचल का झोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल की झोर को उमेटती हुई मुस्कुरा कर छिपकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिनती की ओर देखो। इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली। बड़े खराब हैं आप, बिनती बोली। हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही हो थी, अब बताओ। बताई क्या? अभी तक हम बोलते ही नहीं थे। अब अपनी ससुराल में बोलना सुनाई ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रिझोएंगे लोग। चंदन ने फिर छेड़ा। छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी में क्यों नहीं करते, जिसकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों को पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानेंगी? बिनती बड़े आग्रह और दीनता से स्वर में बोली। क्या? चंदन ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहज कितनी बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे जमीन की ओर देखते हुए, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओह, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। उड़ गया गूगल के से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा करने लगी, इसीलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वहाँ नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है, और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकते हुए बोली, लेकिन आप या दीदी जब यहाँ कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं की तरह बांध गया था। सुधा बगल के कमरे में सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती क्यों रो रही है रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उसे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसने छाती से लगकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत दिए। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम भी रुलाई रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उसे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत ही दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी भी मजाक की बात और है, हम यहाँ बहुत तुम कहते हो उसे लगा जाता है। अच्छा, तो वह कहाँ रहती थी? तुम्हारी फोटो उन लोगों को पसंद कर ली है? चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या,
कोई तुम्हारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि पसंद नापसंद कर दे? सुधा अकड़कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मूछ बिछाकर सुधा बोली। उसकी पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह व्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढेर कर चंदर के बगल में बैठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो, अभी गुरगुराने लगेगी बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी झपट मारकर कहा। बिनती का मुंह अपने हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लेकर आंखें में आंखें डालकर कहा, पगली कहेगी, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और उठकर चंदर चला गया। ये थी चंदर की कहानी। आगे की कहानी में जानेंगे चंदर और सुधा ने क्या वार्तालाप करी। धन्यवाद।